ये तो आजकल नेचर हो गई लोगों की, सुनो। और कोविड के बाद तो ज़्यादा ही कुछ हो रहा है, लोग भूलते बहुत हैं, पर यही पता नहीं लोगों को। लोग तो अपने बाप को भूल जाते हैं, जो पैदा करता है उसको बाहर बिठा देते हैं बेचारों को। आप देख रहे हो किस तरह दंपत्ति वर्ग दंपत्तियाँ बाहर रहती है। बेटे को किस तरह माँ बाप पढ़ाते हैं लिखाते हैं, उसके लिए क्या करते हैं। बेटा जब शादी करता है तो माँ बाप को छोड़ के चला जाता है, माँ बाप को बाहर निकाल देता है, अपनी पत्नी के साथ चला जाता है। तो ये तो अब ये कलयुग है, और इस कलयुग में ये चीज़ें तो होगी। एक आरोप आपने लोकसभा चुनाव के दौरान लगाया था कि कुछ नेता ऐसे हैं जो दिन में तो कांग्रेस के साथ रहते हैं और शाम को बीजेपी में जाकर मिल जाते हैं, तो भीतरघात हुआ था आपके साथ भी? थोड़ा बहुत तो होता ही है, आप भी जानते हो, सब जगह ही हो रहा है आजकल। तो कहीं ऐसा मुझे लगता ही नहीं है। आजकल हालात ये है कि लोग एक जगह पे टिक नहीं पाते। लोगों का काम ही है, जीतो कहीं से काम निकलो, कहीं से बात करो, दिन में कुछ रात को कुछ। ये सही बात है। ज्योति मिर्दा खुद को ही देख लो कि पूरे जीवन इसके दादाजी ने और इन्होंने भारतीय जनता पार्टी का सत्यानाशी का फूल बताया फूल को, और उसी की चादर ओढ़ ली। बताओ, मेरी तरह तो मुझे ही करनी पड़ेगी ना, एमपी तो मुझे बनना था, तो मेरी तरह तो मैं ही मेहनत करूंगा। लेकिन बाकी लोगों ने भी बड़ा प्रयास किया, कुछ ने ज़्यादा किया, कुछ ने कम किया, कुछ अब ज़्यादा कर लेंगे, आगे होता रहेगा, छोटा मोटा चलता रहता है। कांग्रेस से अगर उनको नाराजगी हो जाती है तो वो आरएलपी ज्वाइन कर सकते हैं दोबारा? अभी किस लिए हो जाएगी नाराजगी? अभी नहीं, बाद में। बात कर, उस समय बता दूंगा आपको। अब वो आने लगेंगे उस समय बता दूंगा लेंगे कि नहीं लेंगे। अभी ये क्यों पूछ रहे हो? अभी तो मुझे छोड़ के गए, कैसे आ सकते हैं आप बताओ? अगर आना ही होता तो कोई व्यक्ति छोड़ के क्यों जाता? जो काम उसने किया वो तो मैं ही करवा देता। मैं ही कांग्रेस वालों को कहता भाई उम्मीदवार हमको ले जाओ, आप कैंडिडेट मेरा ले लो, सिंबल आपका दे दो। इसमें तो तैयार ही थे वो लोग। बात तो ये थी कि मेरा सिंबल होगा। मैं चाहता था 2 से 3 सीट, और ये बात बनी हुई थी। बनी हुई बात बिगाड़ दी ना उस आदमी ने, वो समझा नहीं। एमपी तो वैसे ही बन जाता, और आरएलपी अलायंस से वो लड़ता तो 1 लाख और वोट से ज़्यादा जीतता। अभी जितने वोट जीता उसे 1 लाख एक्स्ट्रा वोट मिलते। फिर मजाल थी क्या इस तरह बूथ कब्जे हो जाते बाड़मेर के अंदर? जिस तरह उम्मीदवार राम के समर्थकों को पीटा बाड़मेर के अंदर, अगर आरएलपी से अलायंस होता, हिम्मत है क्या कोई पीट के दिखा दे राजस्थान के अंदर किसी बूथ पर आरएलपी के कार्यकर्ता? झंडा जहाँ था वहाँ पिटाई थोड़ी हुई थी, जहाँ झंडे कम थे वहीं तो पीटे गए। लेकिन एक तो आरएलपी का होता है, एक फिर चिन्ह दूसरा हो गया ना। एक ऐसा नेता जो बेबाकी से अपनी बात रखता है, संघर्ष जिसके खून खून में है, और किसानों के लिए वो ये कहते हैं कि उन्होंने अलायंस को भी लात मार दी थी। ऐसे नेता इस वक्त हमारे साथ बातचीत के लिए मौजूद हैं। हमारे साथ हैं नागौर के नवनिर्वाचित सांसद हनुमान बेनीवाल। हनुमान जी, बहुत बहुत स्वागत है राजस्थान तक पर आपका। जी धन्यवाद। हमारे दर्शकों की डिमांड थी कि राजस्थान तक पर हनुमान बेनीवाल का इंटरव्यू किया जाए। क्योंकि आप ज़्यादा करते हो ना, दिखाते हो मुझे ज़्यादा, इसलिए दर्शक भी चाहते हैं कि राजस्थान तक पर। कई दिन से हनुमान जी नहीं आए, और बीच में प्रयास भी किया, लेकिन समय योग संयोग नहीं बैठा राजस्थान तक पाने का। आप हमेशा जनहित के जुड़े मुद्दे दिखाते रहते हैं आप लोग, और आगे भी हम उम्मीद करते हैं कि आप इसी तरह बेबाकी से राजस्थान तक अपनी बात, आम जन की जो भावनाएं हैं, आम जन की जो इच्छा है, उसके अनुरूप आप लोगों के बीच रहें और लोगों को बताते रहें। हनुमान जी, अभी छात्र संघ चुनाव को लेकर के काफी सारे संशय जो है वो लोगों में है। युवा मांग कर रहे हैं, उन्होंने मुहिम भी चलाई हुई है। हमने पिछली बार भी देखा कि आपने एक स्टैंड लिया, आंदोलन में भी आप दिखे। इस बार आपका क्या स्टैंड है? क्या अगर छात्र आंदोलन करते हैं तो हनुमान बेनीवाल साथ दिखाई देंगे? देखिए, पिछली बार जब विश्वविद्यालय के द्वार पे छात्र धरना दे रहे थे राजस्थान विश्वविद्यालय के, तो मैं भी वहाँ गया। मेरी इच्छा थी कि जितने भी हम पूर्व अध्यक्ष हैं, चाहे वो कांग्रेस के अंदर है, बीजेपी के अंदर है, अच्छे बड़े पदों पे, एक एक बार हम सबको इनकी मदद करनी चाहिए बच्चों की। समय समय पर छात्र संघ के चुनाव बंद हुए, तो 2004 में वसुंधरा के समय बंद हुए। वो 2009-10 के अंदर हमने लड़के विधानसभा का जीत के आगे थे, हमने लड़ाई लड़ी, चुनाव चालू कराए। उससे पहले भी चुनाव बंद हुए, चालू हुए। अब जब चुनाव बंद हुए तो हमारी इच्छा थी कि चुनाव चालू हो, और उसमें हम इसको नॉन पॉलिटिकल फोरम बना के हम चाहते थे कि हमारे विश्वविद्यालय के छात्र नेता और राजस्थान के छात्र नेता तमाम, जोधपुर, उदयपुर, अजमेर, आपके भरतपुर, सीकर, शेखावाटी, तमाम जगहों के बच्चों को हम एक बना के, और हम लोग उसको लीड करें। सारे लोग, जो हमारा सीनियर जो भी होगा वो आगे आगे चलेगा, हम उसके पीछे पीछे। हमारा मकसद ये था कि परिवार, हम छात्र संघों के माध्यम से आए, और यही हमारी राजनीतिक शुरुआत थी। राजस्थान विश्वविद्यालय की राजनीति से शुरुआत विधानसभा और लोकसभा के अंदर मेरी बड़ी इच्छा थी। हम गए, एक आध दिन तो एक आध व्यक्ति वहाँ आया, उसके बाद कोई दिखा ही नहीं, चले गए। तो फिर बच्चों को बीच में मैं छोड़ नहीं सकता, तो मैंने बच्चों को के साथ आंदोलन करें, हम आपके साथ हैं।
मैंने 8 रैलियां की राजस्थान के अंदर हर संभाग में, और विद्याधर स्टेडियम के अंदर जब रैली करी उसमें छात्रों की संख्या कम थी, छात्र कम आए। आरएलपी के कार्यकर्ता तो आए लेकिन स्टूडेंट कम आए। और मुझे पहली बार एहसास हुआ कि मतलब या तो इनके गुट इतने हो गए या ग्रुप इतने हो गए, क्योंकि जयपुर में जहाँ 2 लाख स्टूडेंट से ज़्यादा हर समय रहते हैं, वहाँ विद्याधर स्टेडियम में अगर 10,000 की संख्या भी पार नहीं करे तो थोड़ी तकलीफ मन में होती है। फिर भी हम वहाँ डटे रहे। बारिश आ गई थी, सरकार से वार्ता हुई, कमिश्नर आए मौके पे, मिनिस्टर के यहाँ कमिश्नरेट में वार्ता कराई, राजेंद्र यादव मंत्री थे और मंत्री ने आश्वस्त किया, सीएम से बात करी उन्होंने और काम घोषणा कर रहे हैं। उसके बाद क्या हुआ, फिर कमेटी की मीटिंग रखी, कई बार मंत्री को मैंने कहा तो मंत्री जी इस बात से आनाकानी करने लगे, जैसी आदत होती नेताओं की। फिर मंत्री जी तो उस बात को भूल गए, चुनाव हुए नहीं, लेकिन मैंने याद रखा, मैंने आरएलपी को खड़ा किया और मंत्री जी को हराया वहाँ पे। ये मैंने याद रखा कि मंत्री जी ने हमारे साथ धोखा किया, इसलिए मंत्री जी को घर बिठाओ। कोटपुतली में मीटिंग करके भी आया, मेरे उम्मीदवार ने वहाँ 4-5 हज़ार वोट लिए होंगे, लेकिन 200-300 से हार गए मंत्री जी। वो बच्चों की बद्दुआ उस मंत्री को लगी, शिक्षा मंत्री को, उनको हारना पड़ा। इस बार जो बच्चे छात्र संघ चुनाव को लेकर आंदोलन करें, चिट्ठी अभियान भी चलाया और भी ग्रुप मेरे पास कई आए थे मिलने के लिए। कल हमने वीडियो भी जारी किया, लेटर भी लिख रहे हैं और ये आंदोलन कर हम इनके साथ हैं। मैंने तो अभी विधानसभा के अंदर जब मैं विधायक था, जो चुन के आए हम 23 के अंदर, तो मेरे पहला जो राज्यपाल का अभिभाषण उस पर बोलते हुए मैंने छात्र संघ चुनाव कराने की मांग उठाई कि छात्र संघ चुनाव राजस्थान में होने चाहिए। हमने आंदोलन किया और आगे भी हम आंदोलन करें। जब मैं विश्वविद्यालय का अध्यक्ष था उस समय भी छात्र संघ चुनाव बंद हो रहे थे, लेकिन एज ए अध्यक्ष मैं उन लड़कों के साथ खड़ा था जो सेकंड अध्यक्ष बनना चाहते थे, उनके साथ मिलकर मैंने सड़क पर लड़ाई लड़ी। मैं चाहता था मेरे बाद भी अध्यक्ष हो। अब दुर्भाग्य क्या, कई लोग चाहते हैं कि हम अध्यक्ष हैं तो हमारे बाद कोई नहीं। ऐसी लोगों की थिंकिंग हो जाती है कि आखिरी मैं ही हूँ। हर व्यक्ति सोचता कि मेरा नाम हो, ऐसे नाम नहीं होता। नाम तो आप चलते रहोगे जब होगा, नहीं तो नाम तो जो है वो भी मिट सकते हैं नाम। तो इसमें इस छात्र संघ के माध्यम से हमारी मंशा ये भी है कि एक तो लोकतांत्रिक तरीके से हमें नए नेता इस पहली सीढ़ी है लोकतंत्र की और इसमें मिलते हैं, और दूसरा आम आदमी, आम छात्रा की जो समस्या विश्वविद्यालय और कैंपस के अंदर होती है, तो चुनाव नहीं होंगे तो उनको भी कोई नहीं पूछता। इसलिए फार्म, छोटे छोटे काम, फार्म की कतार में खड़ा होना, बच्चियों के लेट फीस, फार्म जमा कराना, कोई सर्टिफिकेट, मार्कशीट, तो छोटे छोटे जो काम होते हैं ना, तो इनमें छात्र नेता ही काम आते हैं। और छात्र नेता जब भी एक्टिव होंगे जब छात्र संघ के चुनाव होंगे। अगर चुनाव नहीं होंगे तो उनको क्या इंटरेस्ट होगा। तो प्रशासन मन मर्जी और दादागिरी चलाएगा। ये तो ऑटोनोम सारे स्वायत्त, ये तो स्वायत्ता है इनकी। तो विश्वविद्यालय दादागिरी करता, पूरी कॉलेजों में दादागिरी चलती है, हमने देखी है। तो हम तो ये भी चाहते थे कि लिंग दो कमेटी भी खत्म होनी चाहिए। मेरी व्यक्तिगत राय थी हमेशा, बाकी लोगों की हो कि नहीं हो। और मेरी सरकार में चलबल होती तो मैं लिंग दो समाप्त करा चुनाव करा देता, घोषणा करा देता, लेकिन रही नहीं। लेकिन फिर भी मैं प्रयास ये करूंगा कि छात्र संघ चुनाव होने चाहिए, और मैं इस मामले को आवश्यकता पड़ी तो लोकसभा के अंदर भी इस मामले को उठाऊंगा कि भाई हमारे प्रदेश के अंदर जब दिल्ली यूनिवर्सिटी में छात्र संघ का चुनाव हुए, ये मंत्री कह रहे थे कि साहब एक पूरे देश के अंदर एक ही कोर्स होगा, इसलिए हम नहीं करा रहे हैं। तो डीयू में तो हो गए ना, दिल्ली यूनिवर्सिटी में जब चुनाव हो गए तो राजस्थान यूनिवर्सिटी में क्यों नहीं हो रहे हैं। और इनकी वाजिब मांग है, और इसमें हम आप लोगों से भी अपील करेंगे, आप इन बच्चों के साथ आपकी भावनाएं रहती है मीडिया की, तो आप इनको मदद करें। और निश्चित रूप से देश प्रदेश के अंदर आज हमारी विधानसभा के अंदर 40 नौजवान बैठे होंगे छात्र राजनीति से, विधायक हैं, 8-10 मंत्री हैं, 7-8 लोग हम लोकसभा के अंदर जो विश्वविद्यालय से निकले हुए, 50 सांसद होंगे देश के अंदर जो खड़े होते हैं, पता लगता है। तो देश को बड़ा नेतृत्व छात्र संघों से निकले नेताओं ने दिया। ये ग्रामीण परिवेश के किसान के बेटे इनको भी मौका मिलता राजनीति के अंदर अपना दिखाने का कि भाई दमखम की हम देखो इस माध्यम से दिखा। तो ये चुनाव होने चाहिए, इसको लेकर मैं पूरी तरीके से इनके साथ हूँ। पिछले साल गहलोत सरकार ने छात्र संघ चुनाव पर रोक लगाई और आगामी कुछ महीनों में विधानसभा चुनाव होने थे। अब इस बार बीजेपी सरकार का भी ढुलमुल रवैया है और आने वाले कुछ समय में उपचुनाव है। क्या यही एक वजह मानते हैं कि उपचुनाव पर इसका नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ सकता है और इसीलिए ही जो छात्र संघ चुनाव है वो नहीं करवाए जा रहे हैं? उपचुनाव में क्या नेगेटिव पड़ेगा आप बताओ। मान लो चुनाव हो भी जाए तो क्या फर्क पड़ता है इन चुनाव से? कोई फर्क नहीं पड़ता। ये जो संगठन होते हैं इनके, हमारी पार्टी का तो कोई संगठन है नहीं छात्र संगठन, कांग्रेस का छात्र संगठन है, बीजेपी का है, और पार्टियों का है। तो नेगेटिव पॉजिटिव इसमें कोई फर्क नहीं पड़ता। एक काम इनको करना चाहिए कि उपचुनाव के बाद करा ले, अक्टूबर से पहले उपचुनाव कराना है तो घोषणा कर ले नवंबर की। बच्चे तो चुनाव से ही तो राजी, कब कह रहे हैं हमें नवंबर से करा के कोई वहाँ राजगद्दी पे बैठना। एक
होता है बच्चों का कि जो करता हर व्यक्ति का होता है, भाई मैं प्रेसिडेंट बना, अपने जीवन काल में कहानियाँ सुनाता है, मैं छात्र संघ का अध्यक्ष था, मैंने ये किया वो किया प्रयास किया, यही होता है और क्या होता है। तो उनकी जो इच्छा है उनकी इच्छाओं का दमन नहीं करना चाहिए। अगर सीएम इसीलिए नहीं करा रहे तो मेरी मुख्यमंत्री जी को मैं कहना चाहूँगा कि आप उपचुनाव की तारीख आ जाए, उसके बाद छात्र संघ की घोषणा कर दो, लेकिन करो तो सही। और क्या पता इनके फेवर का रिजल्ट आ जाए, पता थोड़ा लगता क्या होगा। छात्र संघ चुनाव से हो सकता है बीजेपी का पक्ष का माहौल बन जाए, खिलाफ तो बनेगा ही बनेगा, लेकिन क्या पता पक्ष का बन जाए, पता थोड़ी चलता है। तो चुनाव होने चाहिए, हमारी मंशा यही है कि चुनाव राजस्थान के अंदर होने चाहिए। अगर कांग्रेस ने नहीं कराए तो कांग्रेस को नुकसान हुआ था। मैंने आपको बताया ना कि शिक्षा मंत्री 300-400 वोट से आ रहे थे और हम लोगों को हराना पड़ा जाके उनको, कि उन्होंने धोखा दिया बच्चों को। अब आपने उपचुनाव का जिक्र किया है, खीवसर में भी उपचुनाव होने हैं, तो क्या हनुमान बेनीवाल कांग्रेस से गठबंधन करेंगे? अगर कांग्रेस वहां पर अपना प्रत्याशी उतारती है तब हनुमान बेनीवाल का क्या स्टैंड होगा, और अगर आप अपना प्रत्याशी उतारते हैं तो क्या कांग्रेस को के लिए आप कुछ कहेंगे वहां पर? देखिए, गत जो विधानसभा का चुनाव था इसमें देवली उनियारा में 20,000 से ज़्यादा वोट लिए थे आरएलपी पार्टी ने। झुंझुनू में मेरा उम्मीदवार नहीं था और दौसा के अंदर मेरा उम्मीदवार नहीं था। उधर जो आदिवासी एरिया 84 वहाँ मेरा उम्मीदवार नहीं था। तो देवली उनियारा पे भी मेरा दावा है। आप ये क्यों कह रहे हो कि जो खींवसर में उतारेंगे? तो राजस्थान में आरएलपी तो 70 सीटों में लड़ी थी, पहले भी लड़ी थी। ये बातें बैठ के तय होगी। एक बार हम हमारे लोगों से बात कर लेते हैं। कांग्रेस के सारे नेता भी मेरे टच में हैं, सबसे बातचीत होती रहती है मेरी, और हम कोशिश ये करेंगे भारतीय जनता पार्टी को राजस्थान में रोकें। कैसे रोकें, इसके लिए बैठ के बात होगी। और लेकिन सम्मान हमेशा हमारा बना रहे। सम्मान स्वाभिमान के साथ कोई सौदा नहीं होगा। आपने विधानसभा चुनाव में भी गठबंधन किया था आजाद समाज पार्टी के साथ, और इस बार आप लोकसभा चुनाव में कांग्रेस के साथ नजर आए। आप क्या किसी और दूसरी पार्टी की ओर देख रहे हैं या फिर कांग्रेस के साथ ही रहेंगे? मैं ये कहता हूँ कि कोई गठबंधन करना चाहे तो हमारे पास आ जाए। आप समझिए ना, मैं नहीं जाता। मैं जाता तो दूसरी पार्टी आजाद समाज पार्टी से बात हुई, हम भी चाहते थे नौजवान की बात करें, आ जाओ हमारे साथ। मैंने हमेशा कहा कि विकल्प खुले हैं। मैंने ये कहा विधानसभा चुनाव में कि कांग्रेस भाजपा के अलावा मैं हर किसी से अलायंस करूंगा। तो आ गई ना पार्टी, बढ़िया अलायंस हो गया, वो भी हमारे साथ लोकसभा के अंदर आ गए। भाई मैं तो गया, वो भी आ गए, तो फायदा हुआ कि नहीं हुआ? उनको भी फायदा हुआ, हमारे को भी हुआ फायदा। यही फायदे होते हैं और क्या। कौन सा फायदा कहाँ जाके होता है वो तो अगले को पता है कि फायदा किसको किससे फायदा मिलता है। और दूसरा, जब लोकसभा का चुनाव था तब हमारी इच्छा थी कि मोदी और अमित शाह का घमंड उतारना। और मैंने तो लोकसभा के अंदर कहा था, मेरा झगड़ा, मैंने कहा तुम राजस्थान में 15 आके दिखा देना, और ये उस पर अटक गए 14 पे। और अगर कांग्रेस ईमानदारी से चाहती कि हमें सीटें हरानी है और कांग्रेस के तमाम बड़े नेता लड़ते तो 20 सीट आती, 21 सीट नहीं लड़े चुनाव, डर गए थे। अब तो ये कह रहे हैं कि लड़ लेते तो ठीक था। तो लड़ते तो समय निकल गया ना, समय निकल गया तो हो गया मामला सारा सारा। अब इनको लगता है कि जनता का अगर मूड ये था, ये ठीक होता तो हम सारी एमपी बन जाते। एमपी बनने की इच्छा अब जगी है, उस समय जगती तो बन जाते एमपी सारे सारे। तो मेरे हिसाब से तो हम जो आगे करेंगे वो ठीक ही करेंगे। और सत्ता का जो संयोग है वो मैं जानबूझ के, देखो सत्ता को 20 साल पहले हमने ठुकराया था, और हम चाहेंगे कि आम आदमी के मन में हमारी इज्जत बनी रहे। और कई लोग हैं, मैं इसके साथ उसके साथ, मैं इसके साथ उसके साथ नहीं, लोग मेरे साथ, मैं तो वही हूँ ना मेरे चिन्ह के साथ। मेरा जो चिन्ह है आरएलपी पार्टी, उसके साथ ही हूँ, समय के साथ है। अभी मान लो कोई अन्याय अत्याचार कोई भी करेगा तो मुझे तो खड़ा होना पड़ेगा, जिसके साथ जो पीड़ित है उसके साथ मैं खड़ा हूँ। और अब जो परिस्थिति राजस्थान में आगे बढ़ेगी उपचुनाव और उपचुनाव के बाद, उसमें अलायंस रहेगा कि नहीं रहेगा, लेकिन मेरी ये भी रहेगी कि मेरी पार्टी राजस्थान में कैसे मजबूत हो। मेरी पार्टी को मजबूत करना भी मेरी प्राथमिकता है। पार्टी बना के जो मैंने 20-25 साल सेवा की है राजस्थान की जनता की, तो ये भी देखती है कि हनुमान जी की पार्टी कमजोर नहीं होनी चाहिए। और इसी गुस्से के अंदर लोकसभा में लोगों ने वोट डाले थे कांग्रेस को कि हनुमान जी की पार्टी कमजोर पड़ी तो हम भाजपा को हराएंगे। ये वोट पड़ा था इस बात का। हर लोकसभा में 1 लाख, 1.5 लाख, 50,000, 70,000 वोट पड़ा था। एक आरोप आपने लोकसभा चुनाव के दौरान लगाया था कि कुछ नेता ऐसे हैं जो दिन में तो कांग्रेस के साथ रहते हैं और शाम को बीजेपी में जाकर मिल जाते हैं, तो भीतरघात हुआ था आपके साथ भी? थोड़ा बहुत तो होता ही, आप भी जानते हो, सब जगह ही हो रहा है आजकल। तो कहीं ऐसा मुझे लगता ही नहीं है। आजकल हालात ये है कि लोग एक जगह पे टिक नहीं पाते,
लोगों का काम ही है, जीतो कहीं से, काम निकलो कहीं से, बात करो दिन में कुछ रात को कुछ, ये सही बात है। ज्योति मिर्दा खुद को ही देख लो कि पूरे जीवन इसके दादाजी ने और इन्होंने भारतीय जनता पार्टी का सत्यानाशी का फूल बताया फूल को, और उसी की चादर ओढ़ ली। बताओ, फूल 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 करने लगे। और जैसे ही चुनाव बंद हुआ हरियाणा के अंदर, वहाँ जाकर हरियाणा में लेट था एमपी का चुनाव, वहाँ कांग्रेस के वोट मांगने लगे जाके, वहीं से उसी घर से उसी नंबर से हरियाणा कांग्रेस की मदद करो या बीजेपी नागौर में, बाकी जगह और तरीके से। हमारा खुला सिस्टम है, जिसके साथ रहते हैं खुला रहते हैं, नहीं रहते हैं उसके साथ नहीं रहते हैं, दोहरी राजनीति नहीं करते। और थोड़ा बहुत भीतरघात तो मेरे साथ हुआ, लेकिन फिर भी मेरा साथ कांग्रेस के तमाम जो नेता थे जो पहले दिन, उन सब ने मेरा साथ दिया, और साथ दिया तभी तो चुनाव जीते हैं। अब छोटा मोटा मैं सोचूँ मेरी तरह मेहनत करें, वो क्यों करेंगे? मेरी तरह तो मुझे ही करनी पड़ेगी ना, एमपी तो मुझे बनना था, तो मेरी तरह तो मैं ही मेहनत करूंगा। लेकिन बाकी लोगों ने भी बड़ा प्रयास किया, कुछ ने ज़्यादा किया, कुछ ने कम किया, कुछ अब ज़्यादा कर लेंगे, आगे होता रहेगा, छोटा मोटा चलता रहता है। राजस्थान में अगर रीजनल पार्टीज की बात की जाए तो सबसे ज्यादा जो चर्चा में रहती है वो आरएलपी है। लेकिन विधानसभा चुनाव में ऐसा क्या हुआ कि सिर्फ एक ही सीट पर सिमट कर रह गए? बाकी क्या आपको लगता है कि गठबंधन का नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ा, या क्या वजह आप मानते हैं? सबसे बड़ी जो वजह थी ना, संगठन और फाइनेंस। मेरे पास संगठन नहीं था, और एक क्या कि बच्चों को 5 साल मैंने इतना एक परिवार की तरह सम्मान दिया पूरी टीम को, उसका उन्होंने गलत फायदा उठाया। कई लोग पेशेवर हो गए, कई लोग दूसरी पार्टियों में भाग गए, कई लोगों की पाचन शक्ति इतनी थी नहीं, अपच हो गई, भाग गए उठ के। और जो हमारा टिकट वितरण का समय था, जो हमने यात्रा निकाली, वो भी सही समय नहीं था, वो 6 महीने पहले होना चाहिए था। उससे मतलब जो यात्रा समाप्त हमने करी थी, वो विधानसभा चुनाव की जो फार्म भरने की तारीख आई, उस समय हम टिकट बांट रहे थे, टिकट बांटने में लेट हुए। कुछ हम एक फोकस करते हैं ना कुछ जिलों पे, जैसे हम मान लो 15-20 जिले पकड़ लिए, हम उन पर ही फोकस करते तो और ज़्यादा रिजल्ट आ सकते थे। और फाइनेंस हमारे सामने सबसे बड़ी वो थी कि आर्थिक तंगी से जूझ रही थी राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी। वोट हमने 10 लाख लिए, लेकिन इस बार वोट 40 लाख से ज़्यादा वोट में खुद मान रहा था। जिस तरह उपचुनाव हुए राजस्थान में 6, जिस तरह पार्टी को वोट मिला, तो हमारे साथ सबसे बड़ा धोखा ये हुआ कि मेवाड़ जिसके भरोसे था, बाड़मेर जिसके भरोसे था जो अब भागा है, जोधपुर अध्यक्ष चला गया जिसके भरोसे था, नागौर में कोई और था, तो सीकर में कोई और था, तो तमाम लोग नीचे नीचे पार्टी को कमजोर कर रहे थे सारे एक साथ। वही चाह रहे थे एक बार एमएलए बने कि नहीं बने, आगे इनको छोड़ना, मन बना लिया उन लोगों ने। क्योंकि अब हर व्यक्ति हनुमान बेनीवाल की तरह सोच का नहीं हो सकता। उनका मकसद विधायक बनना था, और मेरा मकसद राजस्थान के शिखर पे सत्ता लाके और लोगों का भला करना था। और इसलिए आरएलपी पार्टी कमजोर पड़ गई, लेकिन वापस उठ जाएगी। राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी वापस उठ के खड़ी होगी, क्योंकि लाखों लोग मेरे साथ हैं। आने वाले दिनों के अंदर आप देखोगे जो बड़े आंदोलन प्रदर्शन देश और प्रदेश के अंदर, वो राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी उनका नेतृत्व करेगी। हनुमान जी, आप भी बार बार ये जिक्र कर रहे हैं कि वो छोड़कर भाग गए, उन्होंने इस राजनीतिक लाभ के लिए मेरी पार्टी को धोखा दे दिया। लेकिन आखिर ऐसा है क्यों कि आप किसी को बनाते हैं और वो आपको छोड़ करके चला जाता है? तो कहीं ना कहीं कभी तो आत्मचिंतन भी किया होगा कि ऐसा क्यों है आखिर? अब इसकी ये तो आजकल नेचर हो गई लोगों की, सुनो। और कोविड के बाद तो ज़्यादा ही कुछ हो रहा है, लोग भूलते बहुत हैं, पर यही पता नहीं लोगों को। लोग तो अपने बाप को भूल जाते हैं, जो पैदा करता है उसको बाहर बिठा देते हैं बेचारे को। आप देख रहे हो किस तरह वृद्ध दंपत्तियाँ बाहर रहती है, बेटे को किस तरह माँ बाप पढ़ाते हैं लिखाते हैं, उसके लिए क्या करते हैं। बेटा जब शादी करता है तो माँ बाप को छोड़ के चला जाता है, माँ बाप को बाहर निकाल देता है, अपनी पत्नी के साथ चला जाता है। तो ये तो अब ये कलयुग है, और इस कलयुग में ये चीज़ें तो होगी। मुझे तो मजबूत रहना ही है, लेकिन आइए अब बात, सवाल आपने सही पूछा, आखिर सारे क्यों भाग रहे हैं? तो फिर मुझे अपना चरित्र दोहरा, और जो मुझे बिल्कुल ऐसे बनना पड़े नौटंकी टाइप, वो मैंने कर नहीं सकता। मिलने जुलने का टाइम सेट हो, दूसरे नेताओं की तरह उनको पीए से ही बात कराएं। जैसे कांग्रेस बीजेपी के नेता हैं तो ये सीधे थोड़ी मिलते हैं, उनके पीए बात करते हैं, उनके दूसरे लोग बात करते हैं, ऊपर तक थोड़ी पहुँच पाओ। आज अमित शाह मोदी को थोड़ी देखा किसी ने, कहाँ अमित शाह मोदी देख, ये एमएलए एमपी थोड़ी जानता अमित शाह मोदी कहाँ बैठते हैं। राहुल गांधी प्रियंका गांधी इनको थोड़ी मिलेंगे, सांसदों को विधायकों को, ये तो बेचारे इनकी फोटो लगाते हैं। यहाँ तो हनुमान बेनीवाल सब कुछ है, लेकिन वही मिलेगा, वही फ़ोन उठाएगा, वही करेगा। तो मुझे वैसे नहीं मानते कि हनुमान जी अपने घर के ही हैं, इनको पता नहीं नेता भी तुम्हारा यही है। इसलिए उनको जो सुविधाएं मिली है ना बहुत ज़्यादा, इन ज़्यादा सुविधाओं को वो पचा नहीं पाते, इसलिए मुझे छोड़ के और कहीं तलाश करते हैं कि इनसे देखो अच्छा होगा कोई, तो छोड़ छोड़ के भाग जाते हैं। 100 में से एक आध कामयाब भी हो जाता है,
जो फिर क्या कहते हैं देखो वो बन गया, वो 99 जो पागल हो जाते हैं जेल जाते हैं उनके बारे में नहीं सोचते कि वो जो यहाँ से छोड़ के भागने के बाद उनका असर क्या हुआ सबका, वो सारा उठा के देखेंगे छापना आपका भी बड़ी खबर छपेगी जो हनुमान जी को छोड़ के भागे कामयाब कितने हुए और पागल कितने हुए वो भी आपको दिख जाएंगे। अच्छा हनुमान जी, आप भी जिस भी कार्यक्रम में जाते हैं वहां हमेशा लेट क्यों पहुंचते हैं? ये बड़ा देखने को मिला है। आप जिस भी कार्यक्रम में जाएं वहां पर आप खुद भी कहते हैं कि दर्शकों का प्यार ही इतना मिलता है कि मैं घंटों घंटों लेट हो जाता हूं। हाँ ये हो जाता, सही कह रहा हूँ। आज जब मुझे नागौर जाना था अभी देखो लेट हो गया, पहले आप आए फिर आए अभी, और जब सबको दूंगा फिर बाइट देते थे लेट हो जाऊंगा, लेट हो जाता हूँ। मुझे क्या कोई व्यक्ति आता है ना मैं उसको बीच में छोड़ के नहीं जा सकता। अब मैं निकलूंगा तो हर जगह लोगों को पता रहेगा, अभी मैसेज रहेंगे यहाँ आ रहे हैं वहाँ आ रहे हैं, कोई खड़ा मिलेगा 5 मिनट रुक जाऊंगा, लेट हो जाऊँ। लेकिन काफ़ी मैंने आदत सुधारी है कि मैं टाइम पे पहुँचूँ। और ये भी एक सही, ये सीट कम आने का ये भी एक कारण है कि लेट हो जाना। फिर भी रात को 3-3, 4-4, 5,000 आदमी रहते, टाइम पे जाऊँ तो 20,000 रहेंगे। तो मैं इसकी कोई ना कोई व्यवस्था ऐसी करूँगा आने वाले समय के अंदर कि लेट में नहीं हूँ, जानबूझ के लेट नहीं होता। लेकिन जनता का इतना प्यार है कि घर से निकलता हूँ मेला भर जाता है सुबह। अभी यहाँ का पता नहीं कि मैं आज यहाँ हूँ, अगर ये होता ना कि मैं आज यहाँ मिलूंगा तो आपको हज़ारों लोग यहाँ दिखते हैं, लोगों को नहीं पता मैं कहाँ हूँ। अब मैं लिखूंगा कि मैं नागौर हूँ तो कल हज़ारों लोग नागौर होंगे, फिर मैं बाहर जाऊंगा फिर आऊँगा फिर करूँगा। अब आगे की रणनीति बना के लड़ेंगे हम प्रदेश के लिए और देश के लिए। जो हमारी लड़ाई है इसको जारी रखेंगे, बहुत से लोग हमें ज्वाइन करेंगे। अब आप देखना जो भागने वाले भाग गए, 1-2 कोई बचा है वो भी भाग जाएगा, कोई अगर दिख जिसकी इच्छा है मैं कह दूँ भाई भाग जाओ। उसके बाद नए सिरे से संगठन को तैयार करके हमारी सीट कम आने का सबसे बड़ा कारण संगठन था, कुछ कमियां थी और आर्थिक तंगी थी। आप मानोगे नहीं, मैंने 1 रुपया भी चंदा नहीं लिया किसी व्यक्ति से, कोई इलेक्टोरल बॉन्ड नहीं खरीदा और 100 रुपये की रसीद नहीं काटी किसी की। ये ऑनेस्टी से पार्टी चला रहा हूँ। कोई छोटी मोटी लोग मदद करे तो कर दे, गाड़ी घोड़े बच्चे लेके आते हैं अपने साधन करते हैं, और ये स्थितियाँ हमारी है वो सबके सामने है। इसलिए हम मोदी और अमित शाह से लड़ रहे हैं और इसलिए हम सरकारों से लड़ रहे हैं। एक सवाल ये भी है कि अब उपचुनाव का जिक्र भी हुआ है और इसके साथ साथ कई और चीजें भी नजर आती हैं, तो ऐसे में पत्नी को लड़ाएंगे उपचुनाव या भाई को लड़ाएंगे? नहीं, मैंने आपको क्या कहा सुनो, भाई को मैंने विधायक बनाया, खियूंसर की जनता ने कहा मैं एक बार जाके लोगों से बीच ही बात करूंगा। मैं परिवारवाद के हमेशा खिलाफ रहा हूँ, आप मेरे स्पीच सुनते हैं कि मैं चाहता हूँ कि परिवार के अलावा लोगों को मौका मिले। अभी मैं जवान हूँ, कोई 80 साल का नहीं हो गया कि मेरा बेटा पोतारी सारे आ जाए या भाई आ जाए फला आ जाए। मैं इस विचारधारा के पक्ष का नहीं हूँ। पिछले चुनाव के अंदर लोगों की इच्छा ये थी कि अगर आरएलपी को जिताना है तो आप अपने परिवार से चुनाव लड़ाओ, तो लोगों की इच्छा थी, लोगों ने लड़ाया चुनाव। चुनाव खियूंसर की आम जनता लड़ेगी, पूरी सरकार लड़ी थी गहलोत सरकार सामने, और इस बार भी पूरी सरकार मेरे सामने लड़ेगी, भजनलाल सरकार लड़ेगी। तो मैं खियूंसर की जनता ही तय करेगी कैंडिडेट कौन होगा, जिसको वो कहेंगे उसी को लड़ा दूंगा। मैं तो प्रचार कर लूंगा जाके, जनता लड़ेगी चुनाव। अभी तय नहीं है क्या करना है। लोकसभा चुनाव में हमने देखा कि बीजेपी की आंतरिक गुटबाजी काफी ज्यादा निकल करके आई। जब लोकसभा चुनाव हो गए उसके बाद किसी प्रत्याशी ने कहा कि मैं इसकी वजह से चुनाव हार गया, मैं इसकी वजह से चुनाव हार गया। किरोड़ी लाल मीणा ने भी इस्तीफा दे दिया है अपने मंत्री पद से। उनके इस्तीफे को लेकर आप क्या कुछ कहना चाहेंगे? उनको जो सम्मान मिलना चाहिए वो सम्मान पार्टी के अंदर था नहीं। डॉक्टर साहब ने बड़ी लंबी लड़ाई लड़ी, मेरे तो साथ थे वो, मुझे तो अकेला करके चले गए थे वो, लेकिन फिर भी देखो मैं लड़ता रहा, क्योंकि उनके अंदर कई गुण हैं। वो संघर्ष करते हैं हर आदमी के लिए, गरीब के लिए प्रयास करते रहते हैं, लड़ते रहते हैं। वो हमेशा इस उम्र में भी उनको आवश्यकता नहीं वो जाए इतना, इस उम्र में भी उनकी आदत है संघर्ष करे, जो व्यक्ति जाता है उसकी हेल्प करते हैं। तो इनको इस हिसाब से जो प्रयास किया वो महकमा ठीक नहीं दिया, उस महकमे के भी 3 महकमे कर दिए थे, तो उससे असंतुष्ट थे बीजेपी के नेताओं ने, सुना नहीं। इसके बजाय तो अच्छा रहा कि इस महकमे में वो बैठे थे, वो उनकी गरिमा के अनुरूप नहीं था, फिर तो इस्तीफा ही सही है। और इस्तीफा दे कर अभी सुना था मैंने दिल्ली विल्ली गए हैं, कोई बात हुई है। मैं तो चाहता हूँ इस उम्र के अंदर उनको अच्छा पद मिले और आगे बढ़े। मैं तो चाहता हूँ राजस्थान के मुख्यमंत्री बने। मैं ये चाहता हूँ कि बीजेपी को ऐसे व्यक्ति को कहीं न कहीं करना चाहिए, अभी करना चाहिए, बाद में तो कब करेंगे। वसुंधरा राजे को लेकर क्या कुछ कहना चाहेंगे? और मैं चाहूंगी क्योंकि इंटरव्यू भी लंबा हो रहा है तो हम छोटे छोटे सवालों के जवाब लें। वसुंधरा राजे और आपके संबंध आप धुर विरोधी ही कहे जा सकते हैं एक दूसरे के, और अब वसुंधरा राजे को लेकर ये कहा जा रहा है कि अगर बीजेपी में उनको
कमान दी जाती या उनको जिम्मेदारी दी जाती तो बीजेपी की सीटें थोड़ी ज्यादा आ सकती थी लोकसभा चुनाव में। वो तो इतनी रहती सीटें, तो कुछ टिकट अगर बीजेपी कुछ टिकट बदलती ना तो हो सकता है कि 1-2 सीट का फर्क पड़ जाता, लेकिन कांग्रेस ने भी 4-5 सीटें खुद हरा ली। मैं कह तो रहा हूँ, कोटा हारते बीजेपी वाले, जयपुर हारते, अलवर हारते, बीकानेर हारते, जोधपुर हारते। 5 सीट पर तो हमारा हमसे प्रचार ही नहीं कराया। एक आध सीट पे राहुल गांधी प्रियंका गांधी की रैली कराते, कोटा या ऐसी जगह तो सीट निकल जाती, हम भी रैली करते। तो कहीं न कहीं कांग्रेस भी नहीं चाहती थी कि ज़्यादा सीटें जीते, ये भी चाहते एक जना चाह रहा एक जीते मेरा कैंडिडेट, दूसरा चाह रहा मेरा जो टिकट दिलाए वो जीत, तीसरा चाह रहा मेरा टिकट मेरा टिकट मेरा टिकट मेरा टिकट। इसलिए ये तो जनता का ही मन था, ये तो राजस्थान की जनता ने जबरन वोट दिए पीछे दौड़ दौड़ के कांग्रेस को। और आरएलपी के नौजवान साथ हो गए थे सारे, सोच आरएलपी आई और ये राजस्थान में कांग्रेस लाई, आरएलपी आई और कांग्रेस ले आई राजस्थान के अंदर। हमने कहा था ना कि 15 क्रॉस नहीं करने देंगे, वही कर दिखाया। सचिन पायलट ने भी काफी प्रचार किया, तो सचिन पायलट की वजह से सीटें आई या क्या कुछ कहना चाहेंगे? नहीं, उनका जब प्रभाव उनका वोट मिला होगा पूरा, तो अब मैं इसमें एनालिसिस मैंने किया नहीं, लेकिन मैं ये कह सकता हूँ कि राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी का बहुत बड़ा योगदान रहा। कांग्रेस की जो सीटें आपकी सीकर, चूरू, झुंझुनू, गंगानगर, बाड़मेर, ये तो आरएलपी का ही सहयोग रहा। नागौर, ये तो आरएलपी की सीटें सारी सारी। और जैसे सीकर की सीट तो अमरा राम जी का खुद का भी संघर्ष था, लंबा संघर्ष उनका था, फिर आरएलपी थी और फिर कांग्रेस थी, 3 संघर्ष थे वहाँ। चूरू में आरएलपी प्लस कांग्रेस थी, झुंझुनू में आरएलपी कांग्रेस थी, गंगानगर में आरएलपी किसान आंदोलन का जो हमने छोड़ा पूरी आरएलपी की टीम थी, भरतपुर में आरएलपी प्लस। हमारे तो सैनिक कैसे लड़ रहे थे भरतपुर के अंदर, करौली, धौलपुर के अंदर, टोंक सवाई माधोपुर के अंदर। सचिन पायलट भी अपना प्रयास कर रहे थे, उनकी वजह से भी बहुत सी सीटों पर बेनिफिट हुआ। अशोक गहलोत ने भी प्रयास किया, जहाँ जहाँ जो व्यक्ति कर सकता है उनका फायदा इसको मिला, कांग्रेस पार्टी को मिला। तो कांग्रेस के बहुत से नेता घूम रहे थे, किसी न किसी का तो फर्क पड़ा। जब भी तो मैं ये कह दूँ पूरी मेरी वजह से ऐसा संभव नहीं है। कांग्रेस का जो जैसे मुस्लिम वोट है, आज मुझे मुसलमानों ने 100% वोट डाला नागौर के अंदर, जो वोट पड़ा 100% पड़ा। जाट 70% डाला, शेड्यूल कास्ट का भी वोट आया, तो 100% तो मुसलमानों ने डाला। तो राजस्थान में मुस्लिम तो कांग्रेस का चिन्ह ढूंढ रहे थे, कहाँ चिन्ह है, ये बीजेपी के खिलाफ वोट करना, ऐसी वोट डाल रही थी। ठीक, मीणा गुजरों ने वोट डाला, जाटों ने जबरदस्त वोट डाला, और वर्गों ने भी वोट डाला। तब जो कांग्रेस बिल्कुल लोकसभा के अंदर खाता नहीं खुला, वो कांग्रेस जिंदा हो गई वापिस। लेकिन ये चाहते तो 5, 7, 8 सीट और आ सकती थी। बड़े नेता अगर इनके लड़ते तो 20 तक ये आंकड़ा पहुंच, लेकिन डरे हुए थे, वो छोड़ते हार नहीं जाए, डर के मारे लड़े नहीं। और अब सारे के सारे सोच रहे हम लड़ लेते तो बढ़िया था, अब क्या फायदा, समय निकल गया। एक आखिरी सवाल रहेगा, क्योंकि राजनीति असंभावनाओं का खेल है, कब क्या हो जाए पता नहीं चलता है। क्या अगर उम्मेदाराम बेनीवाल आरएलपी दोबारा से ज्वाइन करते हैं या आते हैं आपके पास, तो आपका स्टैंड क्या रहेगा? अभी आरएलपी ज्वाइन किस लिए करेंगे, कौन से उसमें नहीं, किस में आएंगे? कांग्रेस से अगर उनको नाराजगी हो जाती है तो वो आरएलपी ज्वाइन कर सकते हैं दोबारा। अभी किस लिए हो जाएगी नाराजगी? अभी नहीं, बाद में। बात कर, उस समय बता दूंगा आपको, अब वो आने लगेंगे उस समय बता दूंगा लेंगे कि नहीं लेंगे। अभी ये क्यों पूछ रहे हो? अभी तो मुझे छोड़ के गए, कैसे आ सकते हैं आप बताओ? अगर आना ही होता तो कोई व्यक्ति छोड़ के क्यों जाता? जो काम उसने किया वो तो मैं ही करवा देता। मैं ही कांग्रेस वालों को कहता भाई उम्मीदवार को ले जाओ, आप कैंडिडेट मेरा ले लो, सिंबल आपका दे दो। इसमें तो तैयार ही थे वो लोग। बात तो ये थी कि मेरा सिंबल होगा, मैं चाहता था 2 से 3 सीट, और ये बात बनी हुई थी, बनी हुई बात बिगाड़ दी ना उस आदमी ने, वो समझा नहीं। एमपी तो वैसे ही बन जाता, और आरएलपी अलायंस से वो लड़ता तो 1 लाख और वोट से ज़्यादा जीतता। अभी जितने वोट जीता उसे 1 लाख एक्स्ट्रा वोट मिलते। फिर मजाल थी क्या, इस तरह बूथ कब्जे हो जाते बाड़मेर के अंदर। जिस तरह उम्मीदवार राम के समर्थकों को पीटा बाड़मेर के अंदर, अगर आरएलपी से अलायंस होता, हिम्मत है क्या कोई पीट के दिखा दे राजस्थान के अंदर किसी बूथ पर आरएलपी के कार्यकर्ता? झंडा जहाँ था वहाँ पिटाई थोड़ी हुई थी, जहाँ झंडे कम थे वहीं तो पीटे गए। लेकिन एक तो आरएलपी का होता है, एक फिर चिन्ह दूसरा हो गया ना, तो कांग्रेस का उम्मीदवार था।